हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विश्व ज्ञान। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिक जीके के वैसे महत्वपूर्ण सवाल जो प्रीवियस परीक्षाओं में से लिए गए हैं। इन सवालों को हम कंपटीशन एग्ज़ाम्स के फूफा जी कह सकते हैं। देखिए, क्योंकि इनकी जो वैल्यू है ना बिल्कुल कम नहीं होती। ये होते तो पुराने हैं बिल्कुल फूफा जी की तरह, लेकिन इनकी वैल्यू कम नहीं होती। ये आपके एग्ज़ाम्स के व्यू से इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि आपको एग्ज़ाम्स पास करवा सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं ये महत्व। तो बढ़ते हैं आज के हमारे पहले सवाल पर और शुरू करते हैं आज का हमारा ज्ञान। तो हमारा पहला सवाल है, सबसे प्रबल अपचायक कौन सा है? ठीक है, सबसे प्रबल अपचायक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिथियम। ठीक है, लिथियम जो है, लिथियम ये सबसे प्रबल अपचायक है जिसका परमाणु क्रमांक 3 होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? देखिए, संसद जब आपातकाल की घोषणा करती है तो इसका अनुमोदन तुरंत करवाना होता है 1 महीने के अंदर। कितने महीने के अंदर? 1 महीने के अंदर। ठीक है, 1 महीने के अंदर यानी 1 मंथ के अंदर। तो इसका सही उत्तर 1 मंथ है। जब इसका अनुमोदन हो जाता है तो ये अधिकतम जो है ना, अधिकतम जो मिनिमम इसका है वो है आपका 1 मंथ, लेकिन अधिकतम कितना है? 6 मंथ है। कितना है? 6 मंथ। 6 मंथ के बाद इसे फिर से 6 मंथ के बाद इसे फिर से आप लागू कर सकते हैं 6 मंथ और, उसके बाद फिर 6 मंथ और उसके बाद 6 मंथ और। मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष क्या था? तो जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो मनाया गया है वो मनाया गया है आपका 2006 को। ठीक है, कब मनाया गया है? 2006। ठीक, तो जैव विविधता का जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है वो 2006 को मनाया जाता है। और जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है ना वो मनाया जाता है 22 मई को। कब मनाया जाता है? 22 मई। तो इसे भी दिमाग में रखेंगे। बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, मनुष्य ने अस्थायी आवास बनाना किस काल में प्रारंभ कर दिया था? मनुष्य ने अस्थायी निवास बनाना किस काल में प्रारंभ कर दिया था? देखिए, मनुष्य ने अस्थायी निवास बनाना तभी प्रारंभ किया जब उन्होंने कृषि प्रारंभ की। और कृषि की शुरुआत होती है 7000 ईसा पूर्व से। कब होती है? 7000 ईसा पूर्व। ठीक, कब शुरू होती है? 7000 ईसा पूर्व से। और इसकी शुरुआत होती है आपके पाकिस्तान में। कहाँ? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में एक जगह है जिसे हम कहते हैं मेहरगढ़। क्या नाम है? मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ में ही आपके सबसे पहले कृषि हुई थी और इसी इलाके में ही सबसे पहले आपका अस्थाई निवास है ना, अस्थाई निवास या आवास बनाने का प्रारंभ हुआ था। और इस काल का जो संबंध है वो है नवपाषाण काल से। कब से? नवपाषाण काल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नवपाषाण काल। बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है कि रेड क्रॉस सोसाइटी, ठीक है, रेड क्रॉस सोसाइटी को कितनी बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? ठीक है, रेड क्रॉस सोसाइटी को कितनी बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? देखिए, रेड क्रॉस सोसाइटी को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है तो कितनी बार मिला है? तो इसका सही उत्तर है 3 बार। ठीक है, कितनी बार मिला है इन्हें? 3 बार मिला है। लेकिन कब कब मिला है? तो यह है 1917। ठीक, पहला मिला है 1917, दूसरा मिला है आपके 1944 और तीसरा मिला है 1963। कब मिला है? 1963। पहला 17, दूसरा 44 और तीसरा 63 में मिला है। ठीक, तो 3 बार अब तक मिल चुका है इन्हें। आपको बता दें कि रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हेनरी डुनांट ने 1863 में की थी। हेनरी डुनांट ने 1863 में जेनेवा में किया था। कहाँ किया था? जेनेवा। तो रेड क्रॉस का मुख्यालय भी कहाँ है आपके? तो जेनेवा में है। बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, इंग्लैंड, वेल्स तथा स्कॉटलैंड को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? देखिए, इंग्लैंड, इसे हम EWS कहते हैं ना, हम लोग अपनी भाषा में इसे क्या कहते हैं? EWS। क्या कहते हैं? EWS। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, ये 3 को हम लोग EWS कहते हैं। जब इन तीनों को मिला दिया जाता है तो ये कहलाता है आपका ग्रेट ब्रिटेन। क्या कहलाता है? ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रेट ब्रिटेन कहलाता है। लेकिन जब इसी EWS में हम लोग नॉर्थ आयरलैंड यानी उत्तरी आयरलैंड जोड़ देते हैं तब ये ग्रेट ब्रिटेन नहीं कहलाता, तब ये कहलाता है आपके यूनाइटेड किंगडम। क्या कहलाता है? UK। ध्यान रखेंगे, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड में जब हम लोग उत्तरी आयरलैंड यानी नॉर्थ आयरलैंड जोड़ देते हैं
तब यह यूनाइटेड किंगडम कहलाता है, लेकिन जब कि यह केवल इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड होता है तो इसे हम ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं या ब्रिटेन कहते हैं। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, फ्री जोन शब्द का संबंध किस खेल से है? फ्री जोन शब्द का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खो खो। ठीक है, खो खो, तो इसका सही उत्तर है खो खो। तो फ्री जोन शब्द का संबंध किस खेल से है? तो खो खो खेल से है। खो खो के एक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, देखिए ये काफ़ी पुराना सवाल है तो इसको नेग्लेक्ट करके ही चलेंगे, ये मिस्टेक से इस लिस्ट में यहाँ शामिल हो चुका है। ठीक, फिर भी इसका उत्तर हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। महिंद्रा समूह एवं रिको के सहयोग से कहाँ विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए गए थे? देखिए विशेष आर्थिक क्षेत्र का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी कि सेज। क्या होता है? सेज। देखिए विशेष आर्थिक जोन यानी स्पेशल इकोनॉमिक क्षेत्र यानी जोन। तो इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। कब हुई थी? 2005 में भारत सरकार द्वारा। किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा। लेकिन यहाँ पूछ रहा है किसी एक कंपनी के द्वारा, जो है महिंद्रा समूह, है ना, महिंद्रा समूह द्वारा। और कौन है? तो रिको और महिंद्रा समूह द्वारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है जयपुर। कहाँ है? जयपुर में स्थापित किया गया था। ठीक है, जयपुर में। तो इसका सही उत्तर जयपुर है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि भारत में स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना कब की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2005 में। कब? 2005 में, भारत सरकार द्वारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, केनिया की नोबेल पुरस्कार विजेता बंगारी मथाई, नाम ध्यान से सुन लीजिए, बंगारी मथाई किस क्षेत्र में योगदान के लिए जानी जाती हैं? किस क्षेत्र में योगदान के लिए जानी जाती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धरणीय विकास। ठीक है, धरणीय विकास। तो बंगारी मथाई जो केनिया की हैं, उन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था किस क्षेत्र में? तो धरणीय विकास में, यानी शांति के क्षेत्र में उन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था। ठीक, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये तो हो गया फ़ारेनहाइट में। लेकिन अगर आपसे पूछेगा सेल्सियस में, तो सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और अगर आपसे पूछेगा केल्विन में, तो ये होता है 310 केल्विन, डिग्री केल्विन। ठीक, तो ये है आपके मनुष्य का तापमान फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस में और केल्विन में। ठीक, तो इसका सही उत्तर ये तीनों ही हैं। आपके ऑप्शंस के अनुसार रहेंगे कि ये पूछ किस में रहा है, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस या केल्विन में। बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति शासन जब या आपातकाल लग जाता है राज्य में आपातकाल मतलब है राष्ट्रपति शासन। ठीक है, राज्य में आपातकाल का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रपति शासन होता है। ठीक है, शासन होता है। और राष्ट्रपति शासन के समय राज्य का जो कार्यभार है ना, वो कौन देखता है? तो वो राष्ट्रपति देखता है। कौन देखता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। ठीक है, 356। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, कृत्रिम गर्भधान के लिए बैलों के वियर को किस में रखा जाता है? ठीक है, पूछ रहा है आपसे कि बैल के जो स्पर्म है ना, बैल के जो स्पर्म हैं उन्हें कहाँ रखा जाता है, मतलब किस द्रव में रखा जाता है ताकि वो सुरक्षित रहें? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिक्विड नाइट्रोजन, है ना, लिक्विड नाइट्रोजन। ठीक, लिक्विड नाइट्रोजन, ये बहुत ही ठंडा द्रव होता है, ये बहुत ज़्यादा ही ठंडा द्रव होता है। अगर आपके हाथ इसमें चले जाएँ या कोई भी पदार्थ इसमें चला जाए तो वो बिल्कुल ही क्या हो जाता है? जम जाता है। क्या हो जाता है? जम जाता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, जब्ती प्रणाली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो जब्ती प्रणाली का जन्मदाता अकबर के नवरत्नों में से एक टोडरमल को माना जाता है। किसको? टोडरमल को। ठीक, किसको माना जाता है? टोडरमल को माना जाता है। टोडरमल कौन था? तो अकबर का राजस्व विभाग का ये क्या था, है ना, मुख्य आपका था। ठीक है, राजस्व विभाग का ये बहुत ही मुख्य आदमी था। ठीक, तो ये टोडरमल जो है इन्होंने ही क्या किया था? तो जब्ती प्रणाली को जन्म दिया था। ठीक है, जब्ती प्रणाली को जन्म दिया था, इसलिए इन्हें जब्ती प्रणाली का जन्मदाता कहते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, 1969 में अर्थशास्त्र में किन्हें प्रथम अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ठीक है, किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो पहली बात बता दें कि जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी
तो पहले केवल 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे, ठीक है, 5 क्षेत्रों में। ये जो छठा क्षेत्र आपका अर्थशास्त्र है, ये 1967 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1967 में। ध्यान से सुनिएगा, अर्थशास्त्र को कब जोड़ा गया नोबेल पुरस्कारों में? तो जोड़ा गया ये 1967 में जोड़ा गया, ठीक है। और सबसे पहला जो पुरस्कार दिया गया वो वर्ष 1969 में दिया गया। कब दिया गया? 1969 में। और ये किन्हें दिया गया? तो रेगनर फ्रिश और टिनबर्गेन, ठीक है, टिनबर्गेन, रेगनर फ्रिश और टिनबर्गेन। ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ लिखने की जगह नहीं है। रेगनर फ्रिश और टिनबर्गेन, टिनबर्गेन, रेगनर फ्रिश और टिनबर्गेन। बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए बहुत ही आसान सवाल है, इसका उत्तर लगभग सभी के पास हो गया है, ठीक है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी आपकी नील नदी है। कौन सी नदी है? नील नदी, ठीक है, नील नदी। नील नदी जो है आपके विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में गिर जाती है, ठीक है, भूमध्य सागर में गिर जाती है। नील नदी के दिन किस देश को कहते हैं? तो यह मिस्र देश को कहते हैं। किसको कहते हैं? मिस्र देश को कहते हैं, ठीक है। तो नील नदी का जो बनी है नील नदी, ये 2 नदियों के संगम से बनी है। एक नदी का नाम है आपकी नीली नील और एक नदी का नाम है आपकी सफ़ेद नील, ठीक है, नीली नील और सफ़ेद नील। नीली नील जो है यानी ब्लू नील जो है वो उसका उद्गम आपके विक्टोरिया झील से हुआ है। कहाँ हुआ है? विक्टोरिया झील से हुआ है, ठीक है, विक्टोरिया झील से। और जो दूसरी आपकी नील है यानी सफ़ेद नील, कौन सी नील? सफ़ेद नील, उसका जो उद्गम है वो आपके ताना झील से हुआ है। किससे? ताना झील, माफ़ कीजिएगा टाना हो गया, ये ताना झील से। किससे? ताना झील। तो ताना झील आपके इथोपिया में है। कहाँ पर है? इथोपिया में है। तो ताना झील से सफ़ेद नील और विक्टोरिया झील से ब्लू नील, और ये सूडान की राजधानी खार्तूम में एक साथ मिलते हैं। और आगे जो नदी बनती है उस नदी का नाम है नील नदी, और ये जाके कहाँ गिर जाती है? तो आपके भूमध्य सागर में गिर जाती है, ठीक है। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में पसलियों के कुल 12 जोड़े होते हैं। कितने जोड़े? 12 जोड़े। देखिए ये पसलियाँ क्या करती हैं? पसलियाँ क्या करती हैं? तो आपके हृदय और आपके जो फेफड़े हैं उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है। लेकिन जब आपसे पूछेगा कि यानी इसमें हड्डियों की संख्या कितनी हो गई? तो हड्डियों की संख्या हो गई 24। कितनी? 24। लेकिन अगर आपसे पूछेगा छाती में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25, ठीक है, 25। क्यों? क्योंकि छाती में एक बीच की हड्डी होती है जिसे हम स्टर्नम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टर्नम। वो भी जुड़ जाती है, जिसके कारण ये 24 से कितनी हो जाती है? 25। तो पसलियों की संख्या कितनी होती है? 24, यानी कि 12 जोड़े। लेकिन अगर आपसे पूछेगा छाती में हड्डियों की संख्या, तो ये हो जाएगा 25। और 25वीं जो आपकी हड्डी है उसका नाम है स्टर्नम। क्या नाम है? स्टर्नम, ठीक है, स्टर्नम नाम है। बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, भारत से रत्नों एवं आभूषणों का सबसे बड़ा क्रेता यानी सबसे बड़ा खरीदार कौन सा देश है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका जो है सबसे अधिक आभूषणों की खरीद करता है भारत से। बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, शेरशाह की मृत्यु कब हुई? तो शेरशाह की मृत्यु 1545 में हुई। कब हुई? 1545 में। कहाँ हुई? तो कलिंजर का युद्ध लड़ते समय। कहाँ का युद्ध लड़ रहा था वो? कलिंजर, ठीक है, कलिंजर का युद्ध लड़ते समय उसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, प्रथम श्रेणी के, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इस सवाल को ध्यान से देखिए। प्रथम श्रेणी के कौन क्रिकेटर खिलाड़ी एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता खिलाड़ी बने हैं? देखिए एकमात्र ऐसे खिलाड़ी जो क्रिकेट भी खेले हैं, या फिर उन्हें यह भी कहा जा सकता है कि एकमात्र खिलाड़ी जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। तो एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी कहिए, ये एकमात्र विजेता खिलाड़ी कहिए जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीत रखा है। तो इनका नाम है सैमुअल बेकेट। क्या नाम है? सैमुअल बेकेट। क्या नाम है? सैमुअल बेकेट, ठीक है, सैमुअल बेकेट। सैमुअल बेकेट को जो पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार, वो साहित्य के क्षेत्र में मिला। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में मिला था, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में मिला था, ठीक। और ये कब मिला उन्हें? तो 1969 में मिला था। कब मिला था? 1969 में। बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, प्रबल अम्ल तथा दुर्बल अम्ल भस्म से बने लवण का जलीय विलयन कैसा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अम्लीय। कैसा? तो अम्लीय होता है, ठीक है। तो इनके मिश्रण से जो अम्ल बनेगा, जो विलयन बनेगा, उस विलयन का
उस विलयन की प्रकृति कैसी होगी, तो अम्लीय होगी। कैसी होगी, अम्लीय होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसद का कौन सा सदन उच्च सदन कहलाता है। देखिए काफ़ी आसान सा सवाल है। तो संसद का जो उच्च सदन होता है वो आपका होता है राज्यसभा। क्या होता है, राज्यसभा। अगर आपसे पूछेगा कि राज्यों में उच्च सदन कौन होता है, राज्यों में, देखिए केंद्र की बात कर रहा था, राज्यों में उच्च सदन कौन होता है, तो विधान परिषद होता है। ठीक है, विधान परिषद होता है। अभी हमें पता है कि विधान परिषद जो है वो केवल 6 राज्यों में है, और जो उनमें से भी एक राज्य आंध्र प्रदेश है ना, ये क्या कर चुका है, तो विधान परिषद को समाप्त करने की घोषणा कर चुका है। ये राज्य कौन कौन से हैं, तो ध्यान से देख लीजिए जहाँ विधान परिषद है। तो पहला है आपका बिहार, ठीक है, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, बिहार पश्चिम बंगाल। दूसरा महाराष्ट्र कर्नाटक, महाराष्ट्र कर्नाटक। और उसके बाद है आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, जिसमें से आंध्र प्रदेश ने क्या कर रखा है, तो इसे खत्म कर देने की घोषणा कर रखी है। बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है कि कौन सा एंजाइम वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। कौन सा एंजाइम वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका लाइपेज। कौन सा, लाइपेज एंजाइम। ठीक है, तो लाइपेज एंजाइम जो है, जो एंजाइम जो है वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। देखिए अगला सवाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक मात्रक छूट गया है, सौदामिनी होगा। ये क्या होगा, सौदामिनी। ठीक है, सौदामिनी होगा। तो उड़ीसा उपन्यास सौदामिनी के लेखक है ना, या उपन्यासकार कौन है, सौदामिनी। तो सौदामिनी के जो उपन्यासकार हैं राम शंकर राय। क्या नाम है इनका, राम शंकर राय। ठीक है, तो सौदामिनी के जो लेखक हैं या उपन्यासकार हैं, इनका नाम है राम शंकर राय। बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये है आपका लेह में स्थित है। कहाँ स्थित है, लेह। ठीक है, केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, तो लेह में स्थित है। बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, पृथ्वी के 3 संकेंद्रीय परतों में कौन सी परत मध्यवर्ती परत है। देखिए अगर हम पृथ्वी को बना दें, और पृथ्वी के कितनी परत हैं, तो 3 परत हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा। तो आपसे पूछ रहा है ये तीसरी परत है ना, दूसरी परत। तो दूसरी परत को हम लोग मेंटल कहते हैं। क्या कहते हैं, मेंटल। क्या कहते हैं, मेंटल। पहला है आपका क्रस्ट, दूसरा है लास्ट है आपका कोर। कौन है, कोर। तो इसे कहते हैं क्रस्ट, मेंटल, कोर। और अगर बात करें स्वेस साहब के हिसाब से, स्वेस वैज्ञानिक के हिसाब से, तो इसे कहते हैं सियाल सीमा नीफे। ठीक है, सियाल सीमा नीफे। ठीक, और ऐसे कहते हैं इसे क्रस्ट, मेंटल और कोर कहते हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, ग्राउंड स्ट्रोक शब्द का संबंध किस खेल से है, तो इसका संबंध टेबल टेनिस से है। किससे है, टेबल टेनिस। देखिए हर एग्जाम में एक ना एक खेल से संबंधित शब्द पूछ ही दिया जाता है, इसलिए ये खेल वाले जो शब्द है ना बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका टेबल टेनिस। तो ग्राउंड स्ट्रोक शब्द का संबंध किस खेल से है, तो टेबल टेनिस से है। बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, किस प्रधानमंत्री ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी ने आपके गरीबी हटाओ का नारा दिया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने क्या दिया था, गरीबी हटाओ का नारा दिया था, इंदिरा गांधी। अच्छा, इंदिरा गांधी ने ये नारा कब दिया था, तो ये नारा दिया था उन्होंने 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। कब दिया था, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो काल है वो कितना है, तो 1974 से 78। अगर आप बोलेंगे कि सर यहाँ सर ये तो 74 से 78 यानी कि 74 से 78 यानी कि 4 साल का ही हुआ, ऐसा क्यों। तो आपको बता दें कि 74 से 78 जो हुआ इसका एक कारण है, इंदिरा गांधी की सरकार इसी समय में गिर जाती है, जिसके बाद जो सरकार बनाती है वो बनाती है आपकी जनता पार्टी की सरकार। और जनता पार्टी की सरकार के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने पंचवर्षीय योजनाओं को बंद कर दिया था। क्या कर दिया था, बंद कर दिया था, और इसके जगह पर एक योजना लाई थी जिसका नाम था अनवरत योजना। कौन सी योजना, अनवरत योजना। और अनवरत योजना जो है आपका 1978 से 80 तक रहा था। कब तक, 1978 से 80 तक रहा था। तो अनवरत योजना जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रोलिंग प्लान। क्या कहते हैं, रोलिंग प्लान। तो रोलिंग प्लान यानी अनवरत योजना की शुरुआत 1978 से 80 तक रही हुई थी, जिसे मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार ने किया था। ठीक, जिसके कारण से ही 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 साल पहले ही क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया था। ठीक, तो बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है,
किस आंदोलन से प्रेरित होकर रवींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को दर्शाया था? देखिए दोस्तों, आज जो हम लोग पेंटिंग देखते हैं भारत माता की, ठीक है, भारत माता की, इस भारत माता की पेंटिंग का जो चित्र है ना, वो किसने बनाया था? तो याद रखेंगे, ये बनाया था रवींद्रनाथ टैगोर ने। किसने बनाया था? रवींद्रनाथ टैगोर ने। तो आपसे सवाल पूछ रहा है कि रवींद्रनाथ टैगोर ने यह जो भारत माता की छवि बनाई थी, पेंटिंग बनाई थी, वो किस आंदोलन से प्रेरित होकर बनाई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन। ठीक, स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन कहाँ होता है आपके? तो स्वदेशी आंदोलन होता है 1906 में। कब होता है? 1906 में। कब होता है? 1906 में। कहाँ होता है ये? तो बंगाल में होता है। कहाँ पर? बंगाल में होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए, आपको क्वेश्चन देख के लग रहा होगा कि ये तो चाइना में स्थित होगा, है ना, या फिर आपके लद्दाख में होगा, लेह में होगा, सिक्किम में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यह जो आपका केंद्रीय उच्च तिब्बती उच्च शिक्षण संस्थान है ना, ये आपके सारनाथ में है। कहाँ है? सारनाथ। और सारनाथ कहाँ है? तो आपके वाराणसी में है। ठीक है, वाराणसी में। तो केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में स्थित है। बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, बांध के जल को नीचे गिराकर टरबाइन को घुमाने में किस ऊर्जा का रूपांतरण गतिज ऊर्जा में होता है? देखिए, अगर कभी भी बांध से जल नीचे आएगा तो बांध जो है ना में जो जल होता है वो ऊंचाई पर होता है। कहाँ पर होता है? ऊंचाई पर। और जब कभी भी कोई चीज़ ऊंचाई पर जाती है तो उसमें एक ऊर्जा का हमेशा समायोजन होता है, उस ऊर्जा का नाम है स्थितिज ऊर्जा। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है किसी भी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। तो यहाँ झरने से जो आपका, माफ़ कीजिएगा, बांध से जो जल गिरेगा उसमें भी कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। और जैसे जैसे वो नीचे गिरेगी वैसे वैसे इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी और स्थितिज ऊर्जा घटती जाएगी। यानी यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का जो रूपांतरण है वो है ना, वो किस में होगा? तो गतिज ऊर्जा में होगा। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? देखिए, काफ़ी आसान सा सवाल है कि संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा। ठीक है, लोकसभा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि राज्यों में निम्न सदन कौन सा सदन कहलाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विधानसभा। और उच्च सदन हमने पढ़ चुका है, उस सदन क्या कहलाता है राज्यों में? तो विधान परिषद कहलाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, और हाँ, लोकसभा में जो अधिकतम सीटों की संख्या है वो आपके 552 है, लेकिन चुनाव कितने पर होता है? तो 545 पर होते हैं। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, 545 सीटें हैं, लेकिन चुनाव कितने पर होता है? तो 543 पर होता है। ठीक, 543 पर होता है। ये जो दो है ना, दो एंग्लो इंडियन के थे, और वो भी क्या कर दिया गया है? अब समाप्त कर दिया गया है। बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, पृथ्वी के अंदर व्यापक रूप में पाए जाने वाला, व्यापक रूप मतलब अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जीवाश्मी ईंधन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोयला। कौन सा? कोयला। तो कोयला जो है ना बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, आपके व्यापक रूप में पाया जाता है, पाए जाने वाला जीवाश्मीय ईंधन है। तो कोयला जो है अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। देखिए, एक बात गौर कीजिएगा, जितने भी आपके ईंधन हैं, चाहे पेट्रोलियम हो, गैस हो, ठीक है, पेट्रोलियम हो, गैस हो, प्राकृतिक गैस हो, या आपके कोयला हो, तो जितने भी ईंधन वाली चीज़ें हैं ना, ये सभी के सभी अवसादी चट्टानों में ही पाए जाते हैं। इसलिए आपका कोयला भी क्या हो जाएगा? अवसादी चट्टान में पाया जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोयला। ठीक है, कोयला। भारत में सबसे अधिक बिजली का उत्पादन किससे होता है? तो कोयले से ही होता है, तापीय विद्युत द्वारा। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, शक संवत को किसने चलाया? तो शक संवत को कनिष्क ने चलाया था। किसने चलाया था? कनिष्क ने। कब चलाया? तो कनिष्क ने इसे 78 ईस्वी में चलाया था। कब चलाया था? 78 ईस्वी। क्यों चलाया था? तो इन्होंने शकों का अंत करके इस संवत को चलाया था। ठीक है, शकों का अंत करके इस संवत को चलाया था। नेक्स्ट है, कला क्षेत्र फाउंडेशन कहाँ स्थित है? तो कला क्षेत्र फाउंडेशन जो है, कला क्षेत्र फाउंडेशन वो आपके चेन्नई में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में। ठीक, तो कला क्षेत्र फाउंडेशन कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में स्थित है। बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, क्वार्जाइट किस चट्टान के कायांतरित से बनता है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बलुआ पत्थर। तो क्वार्जाइट जो है वह एक प्रकार का रूपांतरित चट्टान है और ये किससे बनता है, तो बलुआ पत्थर से बनता है। ठीक है, बलुआ पत्थर से बनता है। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडे एवं रोटी का आहार करता है तो उसे कौन सा रोग हो सकता है। तो ध्यान से देखिए, दूध में उसे सब चीज़ मिलेगी लेकिन विटामिन सी नहीं मिलेगी। वापस आते हैं, अंडे में उसे सारी चीज़ें मिलेगी लेकिन उसमें विटामिन सी नहीं मिलेगी। रोटी में उसे केवल कार्बोहाइड्रेट मिलेगा लेकिन विटामिन सी नहीं मिलेगा। यानी कुल मिलाकर इसमें जो कमी दिख रही है वो विटामिन सी की दिख रही है, और विटामिन सी की कमी से होने वाला जो रोग है वो रोग है आपका स्कर्वी, है ना, स्कर्वी रोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्कर्वी। यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडा, रोटी का आहार करता है तो उसे स्कर्वी रोग हो सकता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा अगला सवाल है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस योजना की विशिष्टता थी। ध्यान से देखिएगा, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का की विशिष्टता क्या थी, तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। दूसरा, इसी योजना के दौरान आपके गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, इंदिरा गांधी। अगर आपसे पूछेगा किस पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल छोटा रहा था, तो इसी 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल छोटा रहा था। कितने साल का, 4 साल का, अभी हमने देखा पिछले सवाल में। बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वास्तुकला। ठीक है, वास्तुकला। ठीक है, तो वास्तुकला के क्षेत्र में ही सबसे अधिक क्या हुआ था, आपका कुषाण काल में विकास हुआ था। वास्तुकला की गांधार शैली का विकास कुषाण काल में ही हुआ है। किस शैली का, गांधार शैली। वास्तुकला की गांधार शैली का विकास कहाँ से हुआ, तो कब हुआ, तो कुषाण काल में ही हुआ है। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, एशियाटिक सोसाइटी है ना का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, तो एशियाटिक सोसाइटी का जो मुख्यालय है ना वो आपका स्थित है कोलकाता में। कहाँ स्थित है, कोलकाता में स्थित है। ठीक है, कोलकाता में स्थित है। इसकी स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। किसने की थी, विलियम जोन्स। और कब की थी, तो 1784 में करी थी। ठीक है, तो विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कलकत्ता में की थी, और कब की थी, तो 1784 में की थी। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया तो बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। दोस्तों, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप ये वीडियो अंत तक देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, और अपनी और आप सबकी तैयारी को बहुत ही मजबूत कीजिए। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार।